हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जिसकी आधी वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें इसे पुनः रिवाइज करना पड़ेगा और कनेक्ट करेंगे हम पुरानी वीडियोस के साथ ही कि कितना हम लोग पढ़ चुके हैं और कितना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें वापस से रिवाइज करना होगा कि ये क्या है। वैसे मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती है पूछ रहे हैं, इससे हमें भी मालूम चलता है कि आप लोग पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं। तो आपकी रुचि ही हमारा प्रोत्साहन है। तो आप अपनी रुचि को बरकरार रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, और हमें भी और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, और नंबर 3 है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो 2 बातें आती है जिसका अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही पास है, जिन विवादों का निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार उसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत समवर्ती क्षेत्राधिकार में वो सारी बातें आ जाती हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत होती है। समवर्ती सूची में आप लोग को ज्ञात है कि केंद्र और राज्य दोनों का ही उसमें अधिकार होता है कानून बनाने का। और यदि केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं कोई मतभेद हो तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ही उस मतभेद या विवादों का निपटारा करती है। और एकमेव क्षेत्राधिकार में राज्यों की सीमा से लेकर कोई विवाद हो सकता है, एक या दो राज्यों की, या 2 या 2 से अधिक राज्यों से कहीं ना कोई सीमा विवाद है, पानी का विवाद है, यातायात का विवाद है, किसी प्रकार की छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। इनका निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब अपील करना, कि हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में कर सकते हैं? यदि वो संविधान से संबंधित कोई मामला हो उसे संवैधानिक कहते हैं। दीवानी, यदि कोई दीवानी मामला हो जो राज कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा हो। फौजदारी मामला हो, यदि किसी ने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य कर बैठे हैं जो उसकी गरिमा को शोभित नहीं करता, तो वो फौजदारी मामलों से संबंधित है। और चौथा है विशिष्ट, की जो ये तीनों छूट जाते हैं और उसके अलावा जो अंत में बचता है वो विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें बहुत सारी बातें आती है। तो ये दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। तो आज हमारा फोकस रहेगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार पर, कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी मुख्य बातें आती है। तो हम पढ़ेंगे। पहला है अभिलेख न्यायालय और दूसरा है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण। तो पहला क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या है, इसे अब हम पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। जबकि सैद्धांतिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे राष्ट्रपति को परामर्श देना ही पड़े। संविधान के अनुच्छेद 142 खंड 2 में
राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वह संविधान के लागू होने से पूर्व किसी संधि या समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सहमति जानने के लिए भेज सकता है। कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 143 ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि जब कभी भी कोई विवादित मामला आए तो वो सर्वोच्च न्यायालय से अपनी राय जान सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है। कारण क्या है, क्यों राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए, परामर्श जानने के लिए? तो हमें ज्ञात है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र से आ सकता है। वह कोई भी, चाहे विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, खेल हो या तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी, जिसने भी कोई व्यक्ति जिसने भारत राष्ट्र के लिए कोई उसकी समृद्धि या प्रगति के लिए विशेष योगदान दिया है, विशेष कार्य किया है। तो पढ़ रहे थे कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में दो बातें विशेष रूप से होती है, अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण। तो इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि अभिलेख न्यायालय क्या है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि संविधान का अनुच्छेद 143 से अधिकार देता है कि वो किसी भी कानून को बनने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय की कोई बाध्यता नहीं है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे ही, वो चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद के द्वारा कि किसी भी अनुच्छेद 142 खंड 2 के द्वारा ये अधिकार दिया जाता है कि संविधान में कोई भी संधि या समझौते करने से पूर्व वो सर्वोच्च न्यायालय से उसकी राय जान सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते भारत की समृद्धि और विकास और भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति किसी भी संधि या समझौते से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना आवश्यक मानता है। तो अभिलेख न्यायालय के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कराता है। अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ हैं। नंबर 1, इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इनकी प्रामाणिकता के विषय पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना पर दंड दिया जा सकता है। वैसे तो यह प्रथम स्थिति में ही सर्वमान्य है, लेकिन विशिष्ट रूप से अवमानना करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। कि सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि जो भी अभिलेख हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वो अभिलेख प्रत्येक न्यायालय में कहीं भी साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यही अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है। पहले अर्थ में इसका अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक बार, उसकी लिखी गई प्रत्येक बार क्या होगी, एक साक्ष्य के रूप में होगी। किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को या सर्वोच्च न्यायालय के साक्ष्य को कहीं भी यदि उसकी अवमानना की जाती है तो क्या होगा, वो दंड के योग्य हो सकता है। इसलिए दोनों ही बातों में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। यही बात परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अनुसार अभिलेख न्यायालय में समझाई जाए। दूसरा है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण।
मौलिक अधिकार क्या है? वही मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से शुरू होकर अनुच्छेद 32 तक हमको दिए गए हैं भारत के संविधान के अनुसार, उन सब का अभिरक्षण या संरक्षण करता भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, उसे अभिरक्षित करता है और उसे हर समय प्रोटेक्शन देता है। यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) में सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक के कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सदैव सजग, सफल प्रहरी के रूप में रहा है। संविधान के अनुच्छेद 368 में सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संशोधन करने की अनुमति भी दी गई है कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के माध्यम से जब भी कभी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में कोई व्यक्ति जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उससे क्या करता है? हमेशा संरक्षण देता है। उसे अधिकार परीक्षा, परमादेश और जो 4-5 जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी मौलिक अधिकारों के रूप में, तो वो सारी कैटेगरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है। और अभी तक के जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी में सर्वोच्च न्यायालय क्या रहा है? एक सजग प्रहरी, एक संरक्षक करता और एक व्याख्याकर्ता के रूप में रहा है। तो हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही सम्माननीय दृष्टि से देखना चाहिए कि किस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए एक सजग प्रहरी का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और यदि इसमें से आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसकी पुनः जानकारी ले सकते हैं।